भारत 12वीं शताब्दी के अंत की ओर। केंद्र सरकार, प्रांतीय और स्थानीय सरकार। भारत में इस समय तक गणतांत्रिक राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया था और राजशाही अपने हर हिस्से में सरकार का एकमात्र स्वीकृत रूप था। लेकिन इस युग में कोई भी भारतीय शासक अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बना सका। अतीत में महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजाओं ने व्यापक साम्राज्य बनाने और एक नियम के तहत देश को एकजुट करने का प्रयास किया था। मौर्यों को इसमें काफी हद तक सफलता मिली थी। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया और यहाँ तक इसकी प्राकृतिक सीमाओं से भी आगे बढ़ाया। मौर्यों की तुलना में कोई अन्य शासक या राजवंश इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सका। हालांकि एक अखिल भारतीय साम्राज्य का आदर्श कायम रहा और कई अन्य शासकों द्वारा इसका प्रयास किया गया। गुप्तों ने पूरे उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में लाकर और दक्षिण भारत के एक हिस्से पर आधिपत्य का दावा करके इसमें आंशिक रूप से सफलता हासिल की। उनके बाद उत्तर में सम्राट हर्ष, पाल और गुर्जर प्रतिहारों द्वारा प्रयास दोहराया गया। दक्षिण में चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पल्लवों और चोलों द्वारा आदर्श का प्रयास किया गया था। लेकिन उन सभी के प्रयासों से उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। फिर आदर्श ही खो गया। भारत क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था और तथाकथित राजपूत युग और भारत में मुसलमानों के आने के दौरान ऐसा ही रहा। राजपूतों के बीच जागीरदारी प्रणाली ने क्षेत्रीय वफादारी को बढ़ाने में मदद की और इस तरह क्षेत्रीय राज्यों का गठन किया। 2. इसलिए जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसे कई राज्यों में विभाजित पाया जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। वे एक आम दुश्मन के खिलाफ खुद को एकजुट करने में विफल रहे और इसलिए एक एक करके हार गए। राजा राज्य का मुखिया होता था। न्यायिक, कार्यकारी और विधायी सभी शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थीं। वह सेना का कमांडर इन चीफ भी था। राजा का पद वंशानुगत था। आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा अपने पिता के सिंहासन पर सफल होता था, लेकिन राजा को अपने किसी भी बेटे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का अधिकार था। राजाओं ने परमभटक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि जैसी उच्च ध्वनि वाली उपाधियां धारण की। कानूनी तौर पर राजा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। उसे राज्य के मामलों में अपने मंत्रियों, राज्य के उच्च अधिकारियों और अपने सबसे बड़े बेटे युवराज से परामर्श करना पड़ता था। इसके अलावा राजा राज्य धर्म के नियमों के अनुसार शासन करता था, जिसमें राजा का प्राथमिक कर्तव्य अपनी प्रजा के कल्याण की देखभाल करना था। फिर भी प्रजा और राज्य का कल्याण राजा की व्यक्तिगत क्षमता और अवधारणाओं पर बहुत अधिक निर्भर था। जबकि कई राजा अपनी प्रजा के कल्याण की देखभाल करते थे, वहीं कई अन्य ऐसे भी थे जिन्होंने मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिगत शक्ति और महिमा को बढ़ाने के लिए शासन किया था। यह राजपूत राजाओं के लिए विशेष रूप से सच था। राजा को मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। मंत्रियों की नियुक्ति की गई राजा द्वारा और तब तक काम किया जब तक वह उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं चाहता था। जो नंबर मंत्रियों की नियत नहीं थी, उन्होंने के आधार पर काम नहीं किया। संयुक्त जिम्मेदारी, हालांकि उनसे सामूहिक रूप से परामर्श किया जा सकता है। राजा कुछ संदर्भ के पद के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। महामंत्री या राजमात्य, प्रधानमंत्री, लेकिन यह सामान्य नहीं था। अभ्यास, प्रत्येक मंत्री को कुछ कर्तव्य सौंपे गए थे और राजा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री कभी कभी बहुत कुछ करते थे। राजा पर प्रभाव, कभी कभी मंत्री का कार्यालय बन जाता है। वंशानुगत, हालांकि यह सामान्य प्रथा नहीं थी। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए कई उच्च अधिकारी थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे संधि विग्रहिका, विदेश मंत्री, अज्ञापाटलिका, वित्त मंत्री, भंडारगढ़िका, कोषाध्यक्ष, महाप्रतिहार, व्यक्ति का अंगरक्षक और राजा का महल, महादंड नायक, पुलिस विभाग का प्रमुख।
3. धर्मस्य मुख्य न्यायाधीश और सेनापति कमांडर इन चीफ। इसके अलावा युवराज, सिंहासन के उत्तराधिकारी, प्रांतीय राज्यपालों और सामंती प्रमुखों ने भी प्रशासन में राजा की मदद की। भारतीय राजनीति के इस युग की एक अनूठी विशेषता सामंतवाद, जागीरदारी प्रणाली का विकास था, जो भारत के विघटन और राजनीतिक कमजोरी के प्राथमिक कारणों में से एक बन गया। संपत्ति, इसने उन्हें जागीरदारों, सामंती प्रभुओं का दर्जा दिया और अपने जागीरों की देखभाल करने के लिए काफी उचित स्वतंत्रता दी। उन्होंने अपनी सेना रखी, अपने जागीरों के प्रशासन की देखभाल की और यहाँ तक पड़ोसी राज्यों की कीमत पर अपनी जागीरों को बढ़ाने का अधिकार भी। बेशक वे राजा पर निर्भर थे, उसके प्रति निष्ठा रखते थे, खुद को शाही दरबार में पेश करते थे और युद्ध के समय में अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ राजा की मदद करते थे, लेकिन व्यवहार में वे अर्ध स्वतंत्र शासक थे, जो आपस में संघर्ष करते थे। शाही दरबार में अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए और कभी-कभी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि शाही सिंहासन की भी आकांक्षा रखते हैं या स्वयं स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। इसने उनकी निरंतर आपसी प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया और देश की एकता या यहाँ तक एक बड़े साम्राज्य के आदर्श के हितों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया। जागीरदारों की आपस में लड़ने की यह प्रवृत्ति 1000 ई से आगे बढ़ती चली गई। यह 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक विभाजन के प्राथमिक कारणों में से एक था, जिसके कारण यह तुर्कों के आक्रमणों का आसान शिकार बन गया। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और युद्ध के हाथी उस समय के हिंदू राजाओं की रक्षा बलों के मुख्य घटक थे। चोल और पालों ने एक नौसेना भी बनाए रखी, जबकि राजपूत शासकों ने एक ऊंट बल भी रखा। सैन्य अधिकारियों को महासेनापति, सेनापति, महाबलधिकृता, बलधिकृता, युद्धापति, पिलुपति, अश्वपति आदि उपाधियां दी जाती थीं। सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं राजा होता था, जो स्वयं युद्ध में भाग लेता था। किलों को रक्षा का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता था और हर राजा उनका निर्माण करता था। इसलिए पूरे भारत में, विशेष रूप से राजस्थान में मजबूत किलों का निर्माण किया गया। मध्य भारत, गुजरात और दक्षिण भारत, जिस अधिकारी ने देखा। किले के प्रबंधन के बाद कोट्टापाला कहा जाता था। हालांकि उस समय भारत की सैन्य स्थिति कमजोर थी। हम पाते हैं कि 1000-1200 ईस्वी के बीच भारत की राजनीतिक स्थिति में राजवंशों में बदलाव के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला। विभिन्न भारतीय शासकों ने लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो सका। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी सैन्य रणनीति या हथियारों के विकास में दूसरों की तुलना में कोई सुधार करने में सक्षम नहीं था। यह तुर्कों के खिलाफ राजपूतों की एक गंभीर कमजोरी बनी रही और 11वीं और 12वीं शताब्दी में उनके खिलाफ उनकी हार के प्राथमिक कारणों में से एक थी। राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत भू राजस्व था, जिसे भागभोग या राजभोग या उपरिकारा कहा जाता था। यह नकद या वस्तु दोनों रूप में एकत्र किया जाता था और आमतौर पर उपज के 1/6 से 1/3 के बीच होता था। इसके अलावा व्यापार कर, उद्योगों पर कर, नमक कर, सिंचाई कर, आयात और निर्यात शुल्क, दोषियों पर जुर्माना आदि राज्य की आय के अन्य स्रोत थे। राज्य के व्यय की मुख्य वस्तुएं राजा के व्यक्ति और महल, सेना, सिविल सेवाओं और लोक कल्याण कार्यों पर होने वाले खर्च थे। प्रांतीय और स्थानीय सरकार, राज्य को प्रांतों, मंडला, भुक्ति में विभाजित किया गया था। प्रांतों को विसाया या नाडु में, विसाय को जिलों या कुर्राम में और फिर अंत में प्रशासन की सुविधा के लिए गांवों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख राज्यपाल, राजपुत्र या मंडलेश्वर थे। इसी तरह राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रशासन को देखने के लिए विभिन्न वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी थे।
गांव का प्रशासन ज्यादातर वंशानुगत स्थानीय अधिकारियों के हाथों में था। चोलों ने स्थानीय स्वशासन की सबसे कुशल प्रणाली स्थापित की थी। सामंतवाद और उसके प्रभाव। उत्तर में महान गुप्तों के काल में सामंतवाद का विकास हुआ, जबकि दक्षिण में सातवाहनों के शासन के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति तब हुई जब राजाओं ने मंदिरों से जुड़े पुरोहितों को भूमि और यहाँ तक कि गांव भी देना शुरू कर दिया। अनुदानग्राही न केवल था। 5. राज्य को राजस्व के भुगतान से मुक्त लेकिन सभी प्रकार से दान की गई भूमि या गांवों का मालिक भी बन गया। यह सिस्टम 7वीं शताब्दी के बाद से तेजी से विकसित हुआ और तथाकथित राजपूत युग के दौरान इसे सिद्ध किया गया। 7वीं शताब्दी के बाद से शासकों ने अपने रिश्तेदारों और अधिकारियों को भी वेतन या नकद अनुदान के स्थान पर उनकी सेवाओं के बदले में भूमि देने की प्रथा शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप उस व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसे सामंतवाद या जागीरदारी व्यवस्था कहा गया है। इस प्रकार शासकों द्वारा पुरोहितों और अधिकारियों को भूमि के दान ने सामंतवाद की प्रथा को जन्म दिया। कई मामलों में भूमि कराधान से मुक्त थी, विशेष रूप से वह भूमि जो पुरोहितों या अन्य मामलों में विद्वानों को दी गई थी। शेष भूमि राज्य के अधिकारियों या शासकों के रिश्तेदारों को जागीर के रूप में इस शर्त पर दी जाती थी कि वे उन्हें दी गई भूमि से राजस्व एकत्र करेंगे और उसमें से अपने अधिपति को एक निश्चित वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। शासक को अधिकार था कि वह किसी भी समय भूमि या जागीर को समनुदेशिती से वापस ले सकता है या उसे किसी अन्य जागीर में स्थानांतरित कर सकता है। शुरुआत में ऐसा ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे जागीरदार या सामंत कहे जाने वाले शक्तिशाली सामंतों ने अपनी जागीरों को वंशानुगत बना दिया, जिससे भूमि या जागीर वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से स्थानांतरित हो गई और अधिपति के पास उत्तराधिकारियों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस प्रकार राजाओं या सम्राटों ने अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा अपने जागीरदारों या सामंतों को दे दिया, जिनका कार्यालय या जागीर ज्यादातर वंशानुगत हो गया था। राजा सीधे जागीरदारी भूमि का प्रशासन नहीं करता था। यह अधिकार जागीरदार को सौंप दिया गया, जबकि राजा को केवल निश्चित वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था या सामंतवाद कहा गया है। इस प्रणाली में कुछ अन्य शर्तें भी शामिल थीं। प्रत्येक जागीरदार या सामंत राजा के अधीन था। उन्हें कई मौकों पर खुद को उनके सामने पेश करना पड़ा और उन्हें उपहार देना पड़ा, और उसे अपनी उपाधियों की स्वीकृति मिली या अवसरों पर राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया। हालांकि जागीरदार की एक विशेष जिम्मेदारी थी कि राजा से जब भी मांग की जाए, सैन्य रूप से उसकी सहायता की जाए। इसलिए प्रत्येक जागीरदार उस उद्देश्य के लिए एक स्थायी सेना रखने के लिए बाध्य था, हालांकि वह अपनी संख्या तय करने, प्रशिक्षण, हथियार, पोशाक, वेतन आदि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र था। पसंद। एक राजा के जागीरदारों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की उम्मीद नहीं की जाती थी, हालांकि व्यवहार में वे सम्मान, विवाह और अन्य छोटे मामलों के लिए लड़ते थे और राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इससे वे राजा के खिलाफ कमजोर हो गए और उनके युद्ध को भी जीवित रखा। जैसी वृत्ति। जागीरदार आपस में लड़ने के अलावा अन्य राजाओं या उनके जागीरदारों के साथ अपनी अपनी जागीरें बढ़ाने की दृष्टि से भी लड़ते थे और राजा ने इसकी भी जांच नहीं की। हालांकि कानूनी तौर पर उनके पास अधिकार था और उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती थी। यह राजा के लिए फिर से फायदेमंद था क्योंकि उसके जागीरदार को भी फायदा हुआ था। इस सामंती व्यवस्था ने धीरे धीरे अपनी एक विशेष विशेषता विकसित की। जागीरदारों ने अपने अधीनस्थों को भूमि दान करना शुरू कर दिया और इस प्रकार उनके अधिपति बन गए। इसके परिणामस्वरूप जागीरदारों के एक और समूह का गठन हुआ जो राजा पर निर्भर या निष्ठावान नहीं थे बल्कि जागीरदार के प्रति थे जिन्होंने उन्हें अपनी जागीर से जागीर सौंपी थी।
यह प्रक्रिया बढ़ती चली गई, जिसके परिणामस्वरूप जागीरदारों के कई समूहों का गठन हुआ, जो अपने संबंधित उच्च जागीरदारों या अधिपतियों के प्रति निष्ठा रखते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में राजा और उसकी प्रजा के बीच की सीढ़ी में निम्न, ऊंचे और उससे भी ऊंचे लोगों के कई समूह बन गए। यह संभव हो सका क्योंकि राजा ने जागीरदारों को अपनी जागीरों से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया और साथ ही उनके पदों को वंशानुगत होने की अनुमति दी। इस व्यवस्था ने राजा की कुछ प्रकार से सहायता की। उसे जागीरदारों की भूमि से राजस्व एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करनी थी, जबकि उसे इससे एक निश्चित वार्षिक आय का आश्वासन दिया गया था। वह जागीरदारी भूमि की भूमि और प्रजा के प्रशासनिक और न्यायिक उत्तरदायित्व से भी मुक्त था, जैसा कि संबंधित जागीरदारों द्वारा किया जाता था। जिन ब्राह्मणों को भूमि दान की गई थी, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे खेती के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी लेंगे। इस प्रकार राजा कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। इस प्रणाली ने क्षेत्रीय भाषाओं और ललित कलाओं के विकास में भी मदद की। सामंतवाद ने क्षेत्रीय वफादारी को बढ़ावा दिया। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विद्वानों ने अपने सम्राटों, राजाओं और सामंतों की प्रशंसा में या अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अपने परिवार की उपलब्धि की प्रशंसा की, जिसने साहित्य के विकास में मदद की। क्षेत्रीय भाषाएं। इसी तरह विभिन्न शासकों ने किलों, महलों और मंदिरों का निर्माण किया, जो उनके संबंधित धार्मिक विचारों और क्षेत्रीय वास्तुकला से प्रभावित थे। इससे क्षेत्रीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में मदद मिली, जिनके अपने अलग अलग रूप थे। इसलिए हम पाते हैं कि राजपूत युग के दौरान वास्तुकला के विभिन्न रूपों में दक्षिण और उत्तर दोनों में असंख्य किलों, महलों और मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह प्रणाली एक अन्य तरीके से भी फायदेमंद साबित हुई। जब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने राजाओं और सामंतों की प्रशंसा में लिखा और अपने परिवार की उपलब्धियों का वर्णन किया, तो उन्होंने अपने अपने काल और क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला। इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न शासकों और राजवंशों के इतिहास का पता लगाने में मदद मिली है। इस प्रकार सामंतवाद ने कुछ फायदे लाए, लेकिन सामंतवाद ने राष्ट्रीय, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और लोक कल्याण की दृष्टि से विनाशकारी परिणाम लाए। लोगों ने केवल अपने संबंधित सामंतों के प्रति वफादारी विकसित की, जिनके साथ वे सीधे संपर्क में थे। सम्राटों, राजाओं और सामंतों ने स्वयं अपने हितों में क्षेत्रीय वफादारी को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप राजाओं और सामंतों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष हुआ, जिसके कारण भारत की राजनीतिक एकता असंभव हो गई और अंत में एक राष्ट्र, एक देश, एक राज्य या एक सम्राट की अवधारणा ही खो गई। इसलिए राजपूत शासक 11वीं और 12वीं शताब्दी में एक सामान्य कारण और विदेशी आक्रमणकारियों, तुर्कों के खिलाफ लड़ने में विफल रहे और इसलिए उनके द्वारा एक एक करके पराजित हुए। सामंतवाद ने भारतीयों की सैन्य व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। इस प्रणाली के तहत राज्य के आर्थिक संसाधनों को केंद्र में जमा नहीं किया जा सकता था और इसलिए सैन्य शक्ति की बेहतरी के लिए राज्य के संपूर्ण आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना संभव नहीं था। सैनिकों की भर्ती क्षेत्रीय और सामुदायिक आधार पर की जाती थी। उन्हें समान प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका। उन्हें एक ही आदेश के अधीन नहीं रखा गया था और राजा की तुलना में अपने सामंती स्वामी के प्रति अधिक वफादार थे। ऐसे सैनिकों से युक्त एक सेना में एकता और एक सामान्य आदर्श का अभाव था और इसलिए एक सेना के खिलाफ निश्चित रूप से कमजोर थी, जो एक कमान के अधीन थी और एक सामान्य आदर्श का अनुसरण करती थी। सामंतवाद निश्चित रूप से सामंती प्रभुओं के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता, शत्रुता और संघर्ष को प्रोत्साहित करता था। यह निश्चित रूप से शिष्ट और युद्ध की तरह रखता है।
भारतीयों की आत्मा को जीवित रखना और युद्ध के मैदान से पीछे हटने या भाग जाने के बजाय हाथ में तलवार लेकर मरना उनका पोषित आदर्श बन गया। लेकिन यह एक गुमराह करने वाला आदर्श था, खासकर जब भारतीयों ने विदेशियों तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम पाते हैं कि राजपूतों ने तुर्कों के खिलाफ लड़ाई जीतने के आदर्श के साथ कम लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी वीरता और मौत की अवमानना प्रदर्शन करने के लिए अधिक। निश्चित रूप से राजपूतों के इस गलत आदर्श के लिए काफी हद तक सामंतवाद जिम्मेदार था। 8. मूल रूप से सामंतवाद एक आर्थिक व्यवस्था का परिणाम था। इसमें सम्राटों या राजाओं को लगान वसूल करने की एक आसान प्रक्रिया लगती थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह व्यवस्था सबसे खराब साबित हुई। इसने राजा और किसानों के बीच बड़ी संख्या में बिचौलियों का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक शाही खजाने तक पहुंचने से पहले राजस्व का अधिकतम हिस्सा अपने पास रखने में रुचि रखता था। प्रत्येक सामंती स्वामी और उसके आश्रित या कनिष्ठ स्वामी अपने हिस्से को राजस्व से बाहर रखते थे, जिसका अंतिम बोझ किसानों पर पड़ता था, जो अन्य करों के अलावा लगातार बढ़ते राजस्व का भुगतान करने के लिए मजबूर होते थे। आमतौर पर किसानों से अपनी उपज का 1/6 राजस्व के रूप में देने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वास्तव में उन्हें उपज का 1/3 या इससे भी अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा किसानों को अपने सामंतों को कई रूपों में मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए किसानों को बहुत नुकसान हुआ और कृषि अब एक लाभकारी पेशा नहीं रहा। इसलिए कृषि उत्पादन को नुकसान हुआ और इसने व्यापार और उद्योग के हितों को भी नुकसान पहुंचाया। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हम बड़ी संख्या में शहरों का विकास नहीं पाते हैं। इसका कारण यह था कि भारत का व्यापार और उद्योग बुरी हालत में थे। उस समय तक उत्तर भारत व्यवहारिक रूप से अपना विदेशी व्यापार खो चुका था। बेशक दक्षिण भारत में हमें कई फलते फूलते शहर और बंदरगाह मिलते हैं जो विदेशी व्यापार के केंद्र थे, लेकिन वहां भी समुद्री व्यापार पर व्यवहारिक रूप से अरब व्यापारियों का एकाधिकार था जो समुद्र के मालिक बन गए थे। 11वीं शताब्दी तक भारत ने विदेशों के साथ अपने सभी सीधे संपर्क खो दिए थे। इसका विदेशी व्यापार, जो इसकी समृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, को बहुत नुकसान हुआ। इस प्रकार सामंतवाद अपने तरीके से भारतीयों की आर्थिक कमजोरी के लिए जिम्मेदार बन गया। बेशक भारत 11वीं और 12वीं शताब्दी में भी एक धनी देश था और इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। अभी तक 9. समृद्धि के संसाधन धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसके अलावा सामंतवाद ने ज्यादातर राजाओं, सामंतों और मंदिरों में धन के संचय को प्रोत्साहित किया, जिसमें वे लोग शामिल थे जो किसी भी तरह से धन के उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन सांसारिक संपत्ति का सबसे अच्छा आनंद लेना चाहते थे और इसलिए परजीवी और दमनकारी बन गए। भारतीय समाज निश्चित स्थानों पर धन के संचय ने विदेशी आक्रमणकारियों को लुभाया, जिन्होंने उनमें लूट के आसान लक्ष्य पाए। सामंतवाद ने भारतीय समाज को कुछ अन्य मामलों में भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के हाथों में धन और शक्ति की एकाग्रता ने सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहित किया और शूद्रों और अछूतों की स्थिति को और कम कर दिया। राजपूतों के बीच महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के उच्च आदर्श ने सती प्रथा को प्रोत्साहित किया। विदेशी विनाश व्यापार के परिणामस्वरूप भारतीयों का विदेशों से संपर्क टूट गया। अंत में विदेश यात्रा के साथ समाज द्वारा प्रतिबंधित। इसका परिणाम भारतीय समाज के अलगाव में हुआ, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से इसकी प्रगति को प्रतिबंधित कर दिया। क्षत्रियों और ब्राह्मणों से युक्त परजीवी वर्ग ने सामान्य रूप से भारतीय लोगों के नैतिकता के पतन का नेतृत्व किया। यह भारतीयों की प्रगति में बाधक भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम पाते हैं कि विशेष रूप से 11वीं और 12वीं शताब्दी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की कमजोरी के लिए सामंतवाद काफी हद तक जिम्मेदार था।
आर्थिक स्थितियां। आर्थिक रूप से भारत एक समृद्ध देश था। इस अवधि के दौरान कृषि, उद्योग और व्यापार दोनों आंतरिक और बाहरी फले फूले। बाहरी व्यापार भारत के पक्ष में था, जिसने इसे समृद्ध बनाने में मदद की। ज्यादातर यह कपड़े, हाथी दांत, मोती, कीमती पत्थरों, मसालों आदि का निर्यात पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में करता था, जबकि आयात की मुख्य वस्तुएं रेशम, शराब, सोना, घोड़े आदि थीं। भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। बर्मा, नेपाल, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, पश्चिमी एशिया और यूरोप के देशों के साथ साथ इसे ज्यादातर बिचौलियों की मदद से चलाया जाता था। पश्चिमी तट पर अरब व्यापारी और पूर्वी तट पर चीनी भारतीय विदेशी व्यापार करने के लिए बिचौलिए बन गए थे। पूर्वी दोनों तरफ कई बंदरगाह थे। 10 और भारत का पश्चिमी समुद्री तट। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, सप्तग्रोमा, पुरी और शिलोकोश महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जबकि पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह बारोच, थाना और देवल थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार भी उस समय भारत में एक समृद्ध राज्य में था। हालांकि सुरक्षा का अभाव था और हर राज्य अपनी सीमा पर व्यापार कर लगाता था, जिससे व्यापार में बाधा आती थी। फिर भी इसे सड़कों और नदियों दोनों द्वारा ले जाया गया। सड़कों की तुलना में नदियों को अधिक सुरक्षित महसूस किया गया, इसलिए सड़कों की कोई कमी नहीं होने पर भी नदियों के माध्यम से बड़ा व्यापार किया जाता था। एक मार्ग कन्नौज से ताम्रलिप्ति के बंदरगाह तक और फिर कांची तक था। एक मार्ग कन्नौज से गजनी तक था। एक रूट बयाना से राजस्थान होते हुए कराची और दूसरा रूट दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए अजमेर का था। बर्मा, नेपाल और तिब्बत के रास्ते भी थे। इस प्रकार भारत आंतरिक रूप से सड़कों के साथ साथ कुछ विदेशी देशों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। इससे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार में मदद मिली थी। फिर भी भारत की समृद्धि मुख्य रूप से इसकी समृद्ध कृषि पर निर्भर थी। इस अवधि के दौरान कृषि में भी सुधार हुआ था। भूमि को नापा गया और उसे उपज के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। सिंचाई के साधनों में भी प्रगति हुई है। सिंचाई के उचित साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य समझा जाता था। इसके अलावा इसे एक पवित्र कर्तव्य भी माना जाता था और इसलिए अमीर लोगों ने लोक कल्याण के लिए कुओं, तालाबों आदि का निर्माण भी किया। राजतरंगिणी ने वर्णन किया है कि झेलम नदी पर एक बांध बनाया गया था और उससे एक नहर जुड़ी हुई थी। चंदेल शासकों ने कई बड़े तालाबों का निर्माण किया, जिनमें रहीला सागर और करित सागर सबसे प्रमुख थे। परमार शासकों ने भी ऐसा ही किया था और उनके द्वारा बनाए गए तालाबों में भुज सागर और भोज सागर प्रमुख थे। इसलिए इस युग में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी और इसने भारत की समृद्धि को बढ़ाने में मदद की थी। सूती और रेशमी कपड़े का उत्पादन, जो निर्यात की प्राथमिक वस्तु थी, इस युग में भी भारत का प्रमुख उद्योग था। देश के विभिन्न भागों में कई स्थान और शहर थे, जैसे मगध, बंगाल, कलिंग, कामरूप, गुजरात, कश्मीर, मुल्तान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में कई अन्य स्थान जो रेशम और सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तांबे, कांसे और पीतल के बर्तन, सोने और चांदी की मूर्तियां, हाथी दांत उत्पाद और लकड़ी और चमड़े के कई अन्य लेख उस समय अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे। विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों को गिल्डों में संगठित किया गया था, जो अपने सदस्यों के हितों की देखभाल के अलावा कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते थे, जैसे कि ऋण देना, अपने पास पैसा जमा करना आदि, जो आधुनिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं। इस युग के सिक्के, विशेष रूप से सोने के सिक्के, अधिक मात्रा में नहीं मिले हैं। कारण यह था कि अधिकांश शासक केवल चांदी और तांबे के सिक्के ही जारी करते थे। इसलिए यह माना जाता है कि ज्यादातर आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था और विदेशी व्यापार इस युग के दौरान अपनी पिछली अवधि की तुलना में कम हो गया था।
भारत द्वारा विदेशी व्यापार में अपनी लाभप्रद स्थिति को खोने के दो मूल कारण थे। एक, कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था, और दूसरा, कि अरब पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार में बिचौलिए बन गए थे और इस प्रकार इस व्यापार से अपना हिस्सा लेते थे। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि पिछले समय की तुलना में इस युग में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। फिर भी भारत एक समृद्ध देश था और इसलिए विदेशी हमलों का शिकार बन गया। इसके अलावा भारतीयों ने अपनी आर्थिक समृद्धि का ठीक से उपयोग नहीं किया। समृद्धि केवल शासक वर्ग के सदस्यों जैसे राजाओं, सामंतों आदि द्वारा साझा की जाती थी या यह धार्मिक संगठनों और मंदिरों में केंद्रित थी। भारत के आम लोगों ने एक सादा जीवन व्यतीत किया और अपने देश की संपत्ति में उनके उचित हिस्से से वंचित रह गए। इसके अलावा अमीर लोगों और शासकों ने अपने देश की रक्षा के लिए भी अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया और इसलिए 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमणों को रोकने में विफल रहे और इस प्रकार इस देश के धन की लूट के लिए जिम्मेदार हो गए। आक्रमणकारियों द्वारा और अपने लोगों के अपमान के लिए भी। सामाजिक स्थिति। समाज ने पारंपरिक वर्ण व्यवस्था का पालन किया और अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ 4 वर्णों की स्थिति अभी भी स्मृतियों में निर्धारित पंक्तियों पर आधारित थी। इस व्यवस्था को बनाए रखना राजा का कर्तव्य था। इस प्रकार समाज अभी तक प्राथमिक रूप से था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभाजित, लेकिन अब हम विभिन्न उपजातियों का भी अस्तित्व पाते हैं। तुलनात्मक रूप से इस युग की पूर्व अवधि अपने बाद के काल की तुलना में उदार रही। भारत में बसने वाले सभी विदेशी भारतीय समाज में लीन थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजपूतों को क्षत्रिय जाति में शामिल करना था, जबकि उनमें से कई कुल विदेशी थे। विभिन्न व्यवसायों को आगे बढ़ाने में भी उदारता देखी गई। ब्राह्मणों को कृषि को एक के रूप में लेने की अनुमति दी गई थी। 12. पेशा। वैश्यों ने ज्यादातर कृषि और पशुपालन छोड़ दिया और मुख्य रूप से व्यापार को अपने पेशे के रूप में स्वीकार किया, और शूद्रों को कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प के उत्पादन से संबंधित अन्य व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी। पाराशर स्मृति ने शूद्रों को भी व्यापार करने की अनुमति दी। इस प्रकार वैश्य और शूद्र दोनों अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को भी ऊपर उठाने में मदद मिली। धार्मिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति में सुधार हुआ। शूद्रों को कुछ यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था। उसी प्रकार वैश्यों को भी धार्मिक दृष्टि से अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। हालांकि यह उदारवादी रवैया बाद में जारी नहीं रहा। इस युग के बाद के काल में वैश्यों और शूद्रों की स्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब हो गई थी। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने लिखा कि वैश्यों और शूद्रों को वेदों का पाठ करने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी जीभ काट दी गई। इस युग के दौरान अस्पृश्यता भी बढ़ गई। चांडालों के अलावा धोबी, जूता बनाने वाले अछूतों में टोकरी बुनकर, कुम्हार आदि भी शामिल थे। दास व्यवस्था भी विकसित हुई और अपेक्षाकृत दासों की स्थिति बिगड़ गई। इस प्रकार इस युग के बाद के काल में हिंदू समाज की विशिष्ट विशेषता उदारवाद की हानि थी और जाति व्यवस्था की कठोरता में वृद्धि हुई। प्रत्येक जाति और उपजाति ने दूसरों पर श्रेष्ठता का दावा किया, एक दूसरे के साथ विवाह या अंतरजातीय विवाह करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार जाति परिवर्तन असंभव हो गया। हिंदुओं ने उदारवाद की उस भावना को खो दिया जिसके द्वारा वे कर सकते थे अपने समाज और धर्म के भीतर विदेशियों को भी अवशोषित करें। भारतीयों ने बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया, विदेशियों को समायोजित करने या समझने में विफल रहे और खुद को कठोर जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया, जो कि मैं उनकी अज्ञानता, असहिष्णुता और एकता के नुकसान का मूल कारण हूँ। सामाजिक विभाजनों ने न केवल हिंदू समाज को कमजोर किया, बल्कि इसके कारण 13. बिगड़ना। महिलाओं की स्थिति भी दयनीय हो गई थी।
बेशक महिलाओं को पत्नियों और बहनों के रूप में सम्मानित किया जाता था और ऊपरी तबके की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और अपने पति को चुनने का अधिकार प्राप्त किया, फिर भी सामान्य रूप से महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सती, जौहर, बहुविवाह की प्रथा जिससे हिंदू महिलाएं पीड़ित थीं, बढ़ गई थीं। लड़की का जन्म परिवार के लिए अपमानजनक माना जाता था, जिसके कारण शिशु हत्या और कम उम्र में विवाह की प्रथा चलन में आई। देवदासियों और वेश्याओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। अमीरों की तुलना में आम लोगों में महिलाओं का अधिक सम्मान किया जाता था, जो महिलाओं को एक सेक्स प्रतीक और आनंद की वस्तु मानते थे। समाज की बिगड़ती स्थिति का प्राथमिक कारण यह था कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और शासकों द्वारा प्रगतिशील कानून को अपनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि समाज में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सके या बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। उस स्थिति में हर सामाजिक प्रथा, चाहे वह सही हो या गलत, धर्म के आधार पर समर्थित थी। इसलिए उन सामाजिक प्रथाओं को भी बदलना मुश्किल हो गया, जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी थी। इसने समाज की प्रगति में बाधा डाली क्योंकि धर्म द्वारा समर्थित सामाजिक व्यवहार को बदलना मुश्किल था। इस प्रकार कुल मिलाकर हिंदू समाज कठोर हो गया, सुधार करने में असमर्थ और गंभीर दोष विकसित हुए जो 10वीं शताब्दी के बाद से काफी दिखाई देने लगे। इसके अलावा 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमणों ने हिंदू समाज की रक्षा की। हिंदुओं ने अपने समाज में हर चीज की रक्षा करने की कोशिश की, सही या गलत, इसे इस्लाम के हमलों से बचाने का एकमात्र साधन था। यह सब एक राज्य या यूं कहें कि एक पतनशील हिंदू समाज की ओर ले गया, जिसके संकेत हम आज के भारत में भी पाते हैं। आम लोगों ने व्यक्तिगत नैतिकता के नियमों का पालन किया और एक सादा जीवन व्यतीत किया, लेकिन समाज का ऊपरी तबका भ्रष्ट और आसान हो गया। समाज का जातियों और उपजातियों में विभाजन, महिलाओं की बिगड़ती स्थिति, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग आचार संहिता और नैतिकता, अंततः सामाजिक भावना की हानि हुई। जिम्मेदारी: हिंदू समाज अज्ञानी, विभाजित, कमजोर और भ्रष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आने वाली शताब्दियों में इसकी गुलामी हुई। धार्मिक स्थितियां: इस युग के दौरान भारत में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बना रहा। अधिकांश शासकों ने इसका समर्थन किया। हिंदू धर्म का प्रचलित रूप या तो भगवतीवाद या शैववाद था। बौद्ध धर्म अपनी अखिल भारतीय लोकप्रियता खो चुका था और केवल कुछ स्थानों तक ही सीमित था। हालांकि यह लंबे समय तक पालों के संरक्षण में पूर्वी भारत में लोकप्रिय रहा। जैन धर्म गुजरात और दक्षिण भारत में लोकप्रिय था, लेकिन युग की भावना धार्मिक सहिष्णुता थी। कुछ उदाहरणों को छोड़कर किसी भी शासक ने अपनी प्रजा पर अपना धर्म थोपने का प्रयास नहीं किया। उसी तरह लोगों ने भी अपने व्यवहार में धार्मिक सहिष्णुता देखी। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों ने शांतिपूर्वक और अनुनय विनय के द्वारा अपनी अपनी आस्था का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, जिसके लिए धार्मिक प्रवचनों को सर्वोत्तम माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस मुद्दे को थोपने की कोशिश नहीं की और एक दूसरे के साथ समझ के साथ रहने लगे। यहाँ तक अरबों और तुर्कों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था और एक धर्म के रूप में इस्लाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा भारत के सभी धर्मों में कुछ सामान्य प्रथाएं मौजूद थी। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों ने छवि पूजा का अभ्यास किया, भगवान की भक्ति पर जोर दिया, धार्मिक तीर्थयात्राओं और भगवान के अवतार के सिद्धांत में विश्वास किया और तांत्रिक धर्म में विश्वास विकसित किया। इस प्रकार उनमें से प्रत्येक ने कर्मकांड और अंधविश्वास को प्रोत्साहित किया। 14. महायानवाद और वज्र धर्म। तांत्रिक संप्रदाय या वज्रायन बौद्ध धर्म के लोकप्रिय संप्रदाय थे, जबकि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय दोनों लोकप्रिय थे।
विष्णु और शिव हिंदुओं में सबसे लोकप्रिय देवता थे। वे और उनके विभिन्न अवतारों की हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती थी। इसके अलावा ब्रह्मा, गणेश, सूर्य और कार्तिकेय भी हिंदुओं के लोकप्रिय देवता थे। शक्ति पूजा, देवियों की पूजा भी हिंदुओं में बहुत व्यापक हो गई थी। प्रत्येक देवता का अपना जीवन साथी होता था जिसकी पूजा भी उसके साथ की जाती थी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और उनके विभिन्न रूप जैसे काली, भैरवी आदि प्रमुख देवी थे। हिंदू धर्म में शैव और शक्ति पूजा सबसे अधिक तांत्रिक धर्म से प्रभावित थी। इस प्रकार हिंदुओं ने बड़ी संख्या में देवी देवताओं की पूजा की। वे सभी उनके द्वारा समान रूप से पूजनीय थे और एक ही मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की छवियों को रखा और पूजा किया जाता था। 15. कुमारिला भट्ट 700 ने हिंदुओं के बीच भक्ति पंथ का विरोध किया और इस अवधि के दौरान मीमांसा दर्शन का प्रचार किया। इस युग के एक अन्य हिंदू संत और प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य थे जिन्होंने आत्मा और परमात्मा, ईश्वर को एक बताकर अद्वैतवाद का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के खिलाफ हिंदू धर्म की महिमा को पुनर्जीवित करने में शंकराचार्य ने बहुत मदद की। फिर भी कुमारिला भट्ट और शंकराचार्य के दर्शन ने हिंदुओं के बीच भक्ति पंथ की लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। यह अभी भी पूजा का सबसे लोकप्रिय रूप और भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका बना हुआ है। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही तांत्रिक पूजा से गहराई से प्रभावित थे, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद की, लेकिन धर्म में अनैतिकता और भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बन गया। साहित्य, इस काल में साहित्यिक प्रगति भी हुई। विद्वानों और शिक्षाविदों को शासकों का संरक्षण प्राप्त था और उनमें से कई स्वयं विद्वान थे। उस समय भारत में शिक्षा और शिक्षा के कई केंद्र थे। इनमें नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, धनगारी, वल्लभी और कांची को व्यापक प्रसिद्धि मिली, जहां पूरे भारत से और यहां तक विदेशों से भी विद्वान और छात्र आगे के ज्ञान और शिक्षा के लिए एकत्र हुए। तमिल और कन्नड़ जैसी दक्षिण की भाषाओं सहित मई भाषाओं में साहित्यिक प्रगति हुई, लेकिन संस्कृत साहित्य की प्रगति शीर्ष पर रही। ख्याति के कई विद्वान थे जिन्होंने अपने लेखन से अपने युग के बौद्धिक जीवन को समृद्ध किया। भैरवी ने किरातर्जुनीय लिखा, भट्टी ने रावण वध और भक्ति काव्य लिखा, माघ ने शिशुपाल वध लिखा, क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित और काल विलास लिखा, मारवाक ने श्रीकंद चरित लिखा, श्रीहर्ष ने खंडन खंडखाद्य लिखा, पद्मगुप्त ने नवसहसंक चरित्र लिखा, बिल्हान ने विक्रमंदेव चरित्र लिखा, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, भवभूति ने महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव भद्रनारायण ने वैनिसंहार लिखा, जयदेव ने लिखा। 16. प्रसन्ना राघव राजशेखर ने बाल रामायण लिखी और कोरपुरा मंजरी, दंडीना ने काव्यदर्श लिखा, हेमचंद्र ने चंदोनुशासन लिखा और दामोदर मिश्रा वनोभूषण लिखा। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यद्यपि मौलिक या नए दर्शन का अभाव है, फिर भी कई विद्वानों ने पहले से मौजूद धार्मिक ग्रंथों और दर्शनों की व्याख्या की और उन्हें नए अर्थ और एक नया सम्मान दिया। हिंदू, बौद्ध और जैन प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और धार्मिक साहित्य को समृद्ध किया। इनमें वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, उदयनाचार्य, शिवाचार्य, श्रीधराचार्य, मंदाना मिश्रा, कुमारिला भट्ट, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, राघवानंद सरस्वती, धर्मकीर्ति, शांतिरकेश आदि प्रमुख थे। इस अवधि के दौरान विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय साहित्य भी विकसित हुआ। अधिकतर यह काव्यात्मक रूप में थी। अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश, यादव की वैजयंती, हेमचंद की अभियान चिंतामणि और क्षेत्रीय भाषाओं में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जयसिंह सूरा का हम्मीरा मदमर्दन, नचत्येंद्र का हम्मीरा महाकाव्य सुरा कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
इस काल में ललित कला और विज्ञान की भी उपेक्षा नहीं की गई। कई विद्वानों ने संगीत, नृत्य, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, ज्योतिष आदि विषयों पर लिखा। इन क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय विद्वान सरनदेव, जिनेंद्र, माधवकर, नित्यनाथ, वाचस्पति, ब्रह्मदेव, भास्कराचार्य, हरदत्त, हेमेंद्र और गोविंद राजा थे। इस प्रकार ज्ञान के हर क्षेत्र में इस काल में प्रगति हुई, जिसमें संतों, दार्शनिकों, धर्म प्रचारकों, दरबारी लेखकों आदि का हिस्सा था। ललित कला। इस अवधि में ललित कलाओं, विशेष रूप से वास्तुकला और मूर्तिकला की कलाओं का विकास हुआ। महलों, किलों, मंदिरों और देवी देवताओं की छवियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। 17। इस अवधि के दौरान संख्या और वे भी सबसे अच्छी गुणवत्ता के थे, जिन्होंने इस अवधि को इन क्षेत्रों में भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिया है। मुख्य रूप से इस काल की वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 600 ईस्वी और 900 ईस्वी के बीच की अवधि शामिल है। इस अवधि के कुछ बेहतरीन नमूने एलोरा के कैलाश मंदिर, ममलापुरम के रथ मंदिर और बॉम्बे के पास एलिफेंटा गुफाओं की छवियां हैं, विशेष रूप से त्रिमूर्ति, शिव, विष्णु और ब्रह्मा के चित्र। एक छवि। दूसरे भाग में 900-1200 ईस्वी की अवधि शामिल है। इस अवधि के दौरान खजुराहो, बुंदेलखंड, उड़ीसा और राजपुताना में मंदिरों का निर्माण किया गया था और इसमें दक्षिण में चोलों, पल्लवों और राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर भी शामिल हैं। शैली की दृष्टि से भी इस काल की कला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अर्थात उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली। उत्तर भारतीय शैली को मूल रूप से नागर शैली कहा गया है, हालांकि इसका नामकरण क्षेत्रीय आधार पर भी किया गया है, जैसे राजस्थानी, बंगाली, गुजराती आदि। दक्षिण भारतीय शैली को आगे दो शैलियों में विभाजित किया गया है। विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई शैली को वैश्य शैली कहा गया है, जबकि कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के केप के बीच के क्षेत्रों में विकसित होने वाली शैली को द्रविड़ शैली कहा गया है। उत्तर भारतीय शैली की प्रमुख विशेषताएं इसके गोल गुंबद, ऊंचे शिखर, गोलाकार रास्ते और सभा भवन थे, जबकि दक्षिण भारतीय शैली में इसके पिरामिडनुमा मीनारें, कई स्तंभों के सभा कक्ष, विशाल गोपुरमा, प्रवेश कक्ष और निर्माण थे। मंदिर के हर हिस्से में छवियों की। इस अवधि के दौरान निर्मित किलों का सबसे अच्छा उदाहरण चित्तौड़, मांडू, रणथंभौर और ग्वालियर में बने किले हैं। महलों में सबसे विशिष्ट जयपुर, उदयपुर और ग्वालियर के महल हैं, जबकि मंदिर पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में वितरित किए जाते हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो मंदिर बनाए गए थे वे सबसे अच्छे हैं और उनमें से मुक्तेश्वर के मंदिर, राजरानी और 160 फीट ऊंचे इखारा के साथ लंगराजा 3 सबसे अच्छे नमूने हैं। प्रसिद्ध मंदिर। उड़ीसा में कोणार्क के 18वें नंबर को अद्भुत मूर्तिकला के लिए उल्लेखनीय माना गया है और इसकी प्रशंसा सबसे पूर्ण रूप से आनुपातिक संरचना के रूप में की गई है। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर एक और बेहतरीन नमूना है। भारत पूर्व में उड़ीसा तट से लेकर पश्चिम में कश्मीर तक ऐसे ही सुंदर मंदिरों से भरा हुआ था। बुंदेलखंड में खजुराहो के मंदिरों ने अब दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर ली है। इनमें कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज वैष्णव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर और आदिनाथ का जैन मंदिर सबसे प्रमुख हैं। राजपुताना में सुंदर मंदिरों में जोधपुर के पास सूर्य मंदिर और महावीर मंदिर, ग्वालियर में विष्णु मंदिर और माउंट आबू में ऋषभनाथ और नेमिनाथ के मंदिर हैं। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर और कश्मीर में मार्तंडा सूर्य मंदिर भी उत्तर भारत के मंदिरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मथुरा शहर भी मंदिरों का शहर था, जिसका लेखा जोखा गजनी के सुल्तान महमूद के सचिव अल-उतबी ने अद्भुत शब्दों में दिया था।
उसी तरह पूरे दक्षिण भारत में भी विभिन्न राजवंशों के विभिन्न शासकों जैसे पल्लवों, चोल, चालुक्यों और होयसालों द्वारा मंदिरों से जड़ी हुई थी। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में मीनाक्षी मंदिर, दुर्गा मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, ऐहोल में विष्णु मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर, काशी विश्वेश्वर मंदिर, अमरनाथ मंदिर, ममलापुरम में रथ मंदिर, कैलाश मंदिर और कांची में वैकुंठ मंदिर, नेल्लौर में कोरंगनाथ मंदिर, तंजौर में राजमजेश्वर मंदिर, गंगईकोंडाचोलपुरों में चोलेश्वर मंदिर और द्वारा समुद्र में होयसलेश्वर मंदिर। इन सभी मंदिरों को भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना गया है। हालांकि ये कुछ उदाहरण हैं। यह उत्तर भारत के बारे में विशेष रूप से सच है, जहां मुस्लिम आक्रमणों और उत्तर भारत पर उनके कब्जे के दौरान अधिकांश मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। फिर भी जो कुछ बचा है वह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि शायद भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में इतने बड़े पैमाने पर मंदिरों और छवियों का निर्माण नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान बनाए गए भारतीय मंदिरों को विदेशियों से भी अनूठी प्रशंसा मिली है। फर्ग्यूस ने एलोरा के कैलाश मंदिर को भारत में स्थापत्य कला के सबसे विलक्षण और दिलचस्प स्मारकों में से एक के रूप में वर्णित किया है, जबकि वी.ए. स्मिथ ने टिप्पणी की है, सबसे व्यापक। 19 भारत में स्थापत्य सन की इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वारा किया गया था। एक मूर्तिकला की कला वास्तुकला के समर्थन के रूप में विकसित हुई। छवियों को मंदिरों में रखने के लिए उकेरा गया था, इसलिए ज्यादातर चित्र विभिन्न देवी देवताओं के थे। इस काल के उत्तरार्ध में जो चित्र बनाए गए वे उन पर तांत्रिक धर्म के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण यौन क्रियाओं में लगे पुरुषों और महिलाओं की नग्न छवियां उत्पन्न होती हैं। भुवनेश्वर की छवियां ऐसी छवियों में सबसे प्रमुख स्थान रखती हैं, और इसके बाद खजुराहो के मंदिरों की छवियां आती हैं। देवी देवताओं के बीच लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं की छवियों का निर्माण किया गया था, लेकिन सबसे लोकप्रिय छवियां विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, कार्तिकेय और ब्रह्मा की थीं। कांस्य छवियां दक्षिण भारत के नटराज, शिव ने कला समीक्षकों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की है। दक्कन में कैलाश मंदिर, एलोरा की कुछ मूर्तियां और एलिफेंटा गुफाओं के अवशेष हो सकते हैं। इस युग की मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। इसके अलावा बंगाल में मिली उमा महेश्वर की छवि, मध्य प्रदेश के योगिनी मंदिर की 64 छवियां, मैसूर में गोमतेश्वर की 56 फीट ऊंची छवियां, ममलापुरम में वराह सुअर की छवि आदि को भी माना गया है। भारतीय मूर्तिकला के बेहतरीन नमूने। इस प्रकार मूर्तिकला की कला ने भी इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया, और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों में से सबसे भव्य और सबसे अद्भुत। इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। इस अवधि के दौरान अजंता, बाघ और सितनेवासल गुफाओं के कुछ चित्र तैयार किए गए थे। इसके अलावा पेंटिंग की 3 नई शैलियां, राजस्थानी, कश्मीरी और कांगड़ा शैली भी विकसित हुई, जो साबित करती हैं कि चित्रकला की कला प्रगति कर रही थी। संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। देवदासियों और वेश्याओं से इन कलाओं के विशेषज्ञ होने की अपेक्षा की जाती थी, और उनमें विशेषज्ञता रखने वाले सभी लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। इस प्रकार हम पाते हैं कि यह अवधि राजनीति, समाज और धर्म में बढ़ती कमजोरी और पतन का था, लेकिन साहित्य और ललित कलाओं में सम्मान बनाए रखा गया था, और दोनों दृष्टिकोणों से यह भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान रखता है।